साथियों नमस्कार, श्री शांत। इतिहास के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो भी पढ़ाऊं आपके एग्जाम के लिए एकदम से उपयोगी हो। ठीक है, तो आज हम लोगों का लेक्चर रहने वाला सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर 2 है। इसके पहले हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ा, उसके पहले भी एक। ये बेसिकली तीसरी क्लास है। ठीक है, भागना नहीं है यार, भागनेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। भागने वाली बात नहीं है। टीजीटी, पीजीटी, जीएस, चाहे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका प्री के साथ साथ अगर मेंस भी दे तो कंसेप्ट कुछ क्लियर रहे। ठीक है, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि इनमें एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे जो है एक टॉपिक पे पढ़ा लिखा जा सकता है। तो भागिए मत। ठीक है, भागने की कोशिश मत करिए, जो भी पढ़िए ठीक से पढ़िए। वैसे भी एग्जाम का इतना प्रेशर है कि हर लड़का भाग ही रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम लोग देखेंगे चनहुदड़ो। ठीक है, इस स्थल की खोज किसने किया था? एमजी मजुमदार ने किया था 1931 में। मैंने पहले से कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं जिससे कि वेस्ट ना हो टाइम, और अगर आपको कुछ ठीक लगे तो आप देख पॉज करके लिख सकते हैं। तो ठीक है, चनहुदड़ो की खोज 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। बेसिकली खोज एमजी मजुमदार ने 1931 में की थी, लेकिन इसकी खुदाई जो है मैके महोदय ने 1935 में करवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1935 में करवाई थी। ठीक है, दूसरी बात, एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि सभ्यता से जितने भी प्रकार की ईंटें मिली हैं वो सब किस प्रकार की हैं? आयताकार ईंटें हैं। ठीक है, ठीक है, आयताकार ईंटें हैं। ईंटों को लेकर प्रश्न आता है क्योंकि विश्व की एकमात्र तत्कालीन समय में ऐसी सभ्यता थी जहां पे इतने व्यापक स्तर पे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। इवन की मेसोपोटामिया जैसी बहुत विकसित सभ्यता में भी इस स्तर की ईंटें नहीं मिल पाई हैं जितनी भारी मात्रा में इस सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मिला हुआ है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो पकी हुई ईंटों के मकान बने मिले हुए हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, बनावली हो, राखीगढ़ी हो, हर जगह धौलावीरा हो, सिर्फ एक जगह कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, कालीबंगा एक क्षेत्र है जहां पे कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, घरों के मकान कच्ची ईंटों के मिलते हैं, लेकिन वहां भी नालियां जो है अधिकांश पक्की नालियां ही पाई गई हैं। पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो अद्भुत चीज देखी जाती है, जो मेसोपोटामिया में भी नहीं देखी गई थी, वो इस सभ्यता की जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जल निकासी की मोरियों के द्वारा यानी कि मोरिया के द्वारा पानी की निकासी होती थी, और ये जो सभ्यता का जल निकासी का जो प्रणाली था ये तो अद्वितीय विशेषता थी ही थी। ठीक है, नालियां ढकी हुई होती थी बड़े बड़े चबूतरे से। ठीक है, इवन की नालियां किससे बनी होती थी? चूना जिप्सम से भी बनी होती थी, मोटार से बनी होती थी, बड़े बड़े पत्थरों से बनी होती थी, यानी पक्की नालियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे, मतलब इस सारी शहर में सभ्यता के हर जगह जो है ये नालियों की एक कह सकते हैं कि बिल्कुल से जाल बिछा हुआ था। ठीक है, तो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। बाकी सभ्यता के हर स्थल से कैसी ईंटें प्रकार की मिली है? आयताकार। ठीक है, मैंने ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी बताई थी, 4:2:1 के अनुपात में थी। ठीक है, जैसे जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार मिला हुआ था, मैंने बताया था कि वो बिल्कुल से क्या था? सीढ़ियां जो है उत्तर से दक्षिण की ओर उतर रही थी। ठीक है, जो उसका स्नानागार का तलहटी थी, तल था, वो भी पका हुआ था। स्नानागार के बगल में जो है कपड़े उपड़े बदलने के लिए एक कमरा हुआ करता था। ठीक है, उसके बगल में थोड़ी सी दूर पे कुआं होता था जहां से उस स्नानागार में पानी आता था, पानी लाया जाता था, और बगल से एक नाली होती थी जो है, जो बाहर जाके गिरती थी। गंदा पानी, वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट वाटर जो है, उस नाली के माध्यम से बाहर चला जाता था। आज का जो ये कुछ इसको ऐसे समझिए जैसे कि हमारे यहाँ आज के समय में स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में एक तरफ से पानी आता है, दूसरी तरफ से गंदा पानी जाता है। मैंने ये भी बताया था कि जो स्नानागार मिला हुआ है उसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व को आश्चर्यजनक बात बताई थी। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल महानिदेशक थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, कर्जन के समय में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, कनिंघम महोदय के समय में हुई थी।
पहली बार हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का, हड़प्पा सभ्यता के विषय में सूचना किसने दी थी? 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। ठीक है, कि एक हड़प्पा मतलब प्रॉपर जो हड़प्पा शहर है वहीं पे चार्ल्स मैसन ने ये सूचना दी थी कि यहाँ के आसपास में कोई ऐसी सभ्यता जरूर है जो बहुत पहले पाई गई थी, इस बात की सूचना दे दी थी। फिर 1856 में जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछ रहा था, उस समय पूरी तरह से ये प्रमाणित हो गया था कि ये पूरी एरिया में कोई न कोई एक विकसित कुछ न कुछ तो संस्कृति या सभ्यता है, कुछ न कुछ तो था। ठीक है, और बर्नेट महोदय जो बंधु थे उसमें हर्बर्ट, उन लोगों ने इस बात की सूचना तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब कि लोगों को दिया था। तभी कनिंघम महोदय के निर्देशन में जो है महानिदेशक बनाया गया और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रश्न लड़के बहुत गलत करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था 1904 में, 1904 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, उसमें मत कंफ्यूजन पालिएगा। तो जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला हुआ है उसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक बताया था। ठीक है, सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण जाती थी। उसको पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने उस स्नानागार को क्या बताया है कि वो पूजा पाठ करने के लिए रहा होगा। उसी आधार पर सभ्यता में एक मोटा मोटा ये अनुमान लगाया जाता है कि लोग धार्मिक रहे होंगे। ठीक है, धर्मतंत्र का कुछ न कुछ महत्व था और प्रधानता थी। ठीक है, और वैसे भी कोई भी ऐसा सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता बिना धर्म के चल ही नहीं सकती है। धर्म अनिवार्य तत्व होता है, जैसे राजनीति होता है ना, राजनीति बिना धर्म के नहीं चल सकता, चाहे लोग जितनी बड़ी बातें करें। पर बेसिक यही चीज होता है कि राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वो उसमें गुथे हुए हैं। अब वो अलग की बात है कि धर्म का प्रयोग राजनीति में किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये वही बात हुई। फिर यहां से झूकर झाकर संस्कृत के अवशेष मिले हैं। ठीक है, झूकर झाकर संस्कृति क्या है? इसके जब ये सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो जाएगा तो मैं एक क्लास झूकर और झाकर संस्कृति के विषय में लूंगा। झूकर और झाकर संस्कृति ये वो संस्कृति है प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा के पहले एरिया में, वो जहां पे गांव देश संस्कृति यानी कि विकसित थे, और प्राक हड़प्पा यानी कि पूर्व हड़प्पा और बाद में हड़प्पा के बाद में जो वहां पे हड़प्पा हड़प्पोत्तर संस्कृति और हड़प्पा पूर्व संस्कृति यानी कि जो चल रहा था, मोटा मोटा ये माना जाता है साथियों कि इस सभ्यता के विकास होने के पहले 1000-1500 साल पहले से जो उस क्षेत्र में वो जो सिंधु और पंजाब वाला जो एरिया है वहां पे कोई ना कोई सभ्यता संस्कृति बस गई थी, बसी हुई थी। जैसे अगर आप ताम्र पाषाण कालीन अगर चलेंगे जो है संस्कृति में, जब मैं क्लास लूंगा तो बताऊंगा कि कैसे जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में जैसे किलीगुल मोहम्मद था, अमरी था, कोटदीजी था। ठीक है, भारत में इनाम गांव है, ताम्र पाषाण कालीन बस्ती जो इनाम गांव है, दैमाबाद है, नेवासा है। ठीक है, ये सब जितनी बस्तियां पाई गई हैं ये सब प्राक और हड़प्पाबाद लगातार संस्कृतियां चलती रही हैं। तो ये माना जाता है कि इतनी बड़ी सभ्यता अचानक से तो दैवीय रूप से तो बस नहीं गई होगी, उसके पहले कोई ना कोई तो वहां पे रहा होगा। धीरे 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 वो सभ्यता विकसित पल्लवित पुष्पित हुई होगी। तो झूकर और झाकर संस्कृति बेसिकली वही है, हड़प्पा के पहले हड़प्पा के बाद जो वहां पे संस्कृति चल रही थी, लोग रह रहे थे, छोटे छोटे आवास बना के रह रहे थे, वो जैसे घास फूस के जैसे बना बना के रहते हैं, वही सब एक प्रकार से था। ठीक है, तो उसको सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म होने के बाद एक क्लास हम उसकी लेंगे। यहीं से क्या मिला है, साथ ही यहाँ से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अधिकांश जो हड़प्पा कालीन नगर हैं, शहर हैं, वो दो टीले में, दो भागों में बटे होते थे। एक क्या होता था, पश्चिमी दुर्ग होता था, पश्चिमी एरिया होता था, और एक दुर्ग का टीला होता, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। ठीक है, बेसिकली दुर्ग टीले में क्या होता था, जो दुर्ग होता था वहां पे बड़े बड़े लोगों के जो उस सभ्यता के पैसे वाले लोग रहते थे, धनी मानी लोग रहते थे, उन लोगों के आवास होते थे। और उसको कह सकते हैं कि ऊंचा दुर्ग टीला यानी कि जो
शहर का ऊपरी हिस्सा होता था, चबूतरे टाइप का, बहुत बड़ा सा चबूतरा बनवा बनवा के बड़े बड़े घर बनते थे। और जो पूर्वी टीला होता था, जो है जो निचला नगर होता था, वहां पे श्रमिक या सामान्य लोग, ऐसे लोग रहते थे। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है। फिर चनोदड़ों से ही मनके बनाने का कारखाना मिलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मनके बनाने के कारखाने दो जगह से मिले हैं सभ्यता के खुदाइयों से। इसमें चनोदड़ो और लोथल, लोथल और चनोदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। जाहिर सी बात है कि जब मनके बनाने के कारखाने मिलेंगे तो वहीं से सीप मिलेगा, अस्थि मिलेगा। अस्थि का औजार बनाया था, अस्थि की बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। और मुद्रा, जैसे सील सहित मुद्रा बनाया जाता था, उसमें सील लगाया जाता था। वो सब सारी चीजें चनोदड़ो से भी मिली और लोथल से भी मिली है। ठीक है, हाँ, यहां से दो तीन चीजें जो प्रश्न आते थे, लिपस्टिक कहाँ से मिला है? लिपस्टिक चनोदड़ो से मिला है। बेसिकली चनोदड़ो में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री जो होती थी वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिली हुई है, यानी कि महिलाओं के सजने संवरने की जो चीजें मिली हैं वो चनोदड़ो से बहुत ज्यादा मिली हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की बात अगर वो करे तो सीधे सीधे आपका दिमाग किधर जाना चाहिए? चनोदड़ो पे जाना चाहिए। यहीं से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का मुद्रा पे अंकन मिलता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कि सभ्यता के किस स्थल से जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का अंकन से मुद्रा मिली हुई है? तो वो चनोदड़ो से मिली हुई है। तो चनोदड़ो इस मामले में है। ठीक है, और चनोदड़ो है कहाँ? चनोदड़ो मोहनजोदड़ो से लगभग 100 किलोमीटर के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, तो चनोदड़ो इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, और साथियों मैं बता दूं, कुछ साल पहले तक, मतलब वर्तमान समय तक में अगर देखा जाए तो इस सभ्यता से संबंधित कम से कम 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। खुदाई और स्थल की खोज आज भी चल रही है, नए नए स्थल। लेकिन जो 6-7 बहुत बड़े शहर पाए गए हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनोदड़ो है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है, कालीबंगा है। ठीक है, और हिशा, हाँ, इतना, मतलब कि जैसे ये बहुत बड़े बड़े स्थल हैं जहां से सभ्यता की बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये रहा चनोदड़ो के बारे में। चनोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो जो चीजें मिली हुई हैं वो प्रश्न में अमूमन आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब कॉन्सेप्चुअल की पूरी प्रॉपर क्लास होगी, अभी तो मान लीजिए एग्जाम के टाइम के हिसाब से चल रहा है, जब कॉन्सेप्चुअल होगा आगे 1-2 महीने में मैं और थोड़ा सा कुछ और अपनी इस सिस्टम को अपडेट करूंगा और बढ़ाऊंगा जो है, तो मैं कंसेप्चुअल क्लास लूंगा, तो जो पूरा मेंस के भी हिसाब से रहेगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए अभी प्री के हिसाब से चल रहा है। जो भी लड़के टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएस जो भी देना चाहें वो सब मैंने इसमें दे रखा है। फिर आते हैं लोथल। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है सभ्यता का। ठीक है, लोथल कहां से मिलता है? अहमदाबाद जिले में से मिलता है, 80 किलोमीटर दूर, भोगवा नदी। ये प्रश्न बहुत हिट प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे पाया जाता है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, भोगवा नदी कहाँ है? अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर। बेसिकली अहमदाबाद जिले में एक स्थल है जो है सराग वाला ग्राम। ठीक है, सराग वाला गांव है, वहीं से जो है 80 किलोमीटर की दूरी पे भोगवा नदी पे किनारे स्थित है। इसकी खुदाई एस.आर. राव ने 1957 में की थी। राव साहब ने जब इसकी खुदाई की थी तो मतलब बहुत तहलका मचा दिया था उन्होंने, बिल्कुल से। ये कहा जाता है कि उस टाइम पे बहुत हुआ था कि लोथल में इन्होंने खुदाई करवाई और यहाँ से ऐसी ऐसी चीजें पाई गई हैं जो सभ्यता में के किसी स्तर से नहीं पाई गई हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब चूंकि ये सागर नदी के फारस की खाड़ी से कुछ दूर पे स्थित था, समुद्र के किनारे स्थित था, तो जाहिर सी बात है कि ये स्थल का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो मैंने जैसे पिछले क्लास में बताया था कि लोथल और सुरकोतदा। सुरकोतदा कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है सुरकोतदा, गुजरात में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में। तो लोथल और सुरकोतदा जो है दो ऐसे बंदरगाह थे सभ्यता में, दो ही बंदरगाह थे। लोथल तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट था, इनसे पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। ठीक है, पश्चिम एशिया से व्यापार होता था, इसीलिए यहाँ से फारस की मुद्रा भी पाई गई है, फारस की मोहरें भी पाई गई है, सील भी पाई गई हुई है। ठीक है,
तो इसीलिए मिला है कि जब सीधी सी बात है कि पश्चिमी एशिया के फारस के मतलब कि एरिया में जो जितने भी उस समय तत्कालीन समय में छोटे मोटे क्षेत्र या देश रहे होंगे, अब क्या पता कितने सारे देश थे या क्या कैसे थे, लेकिन फारस की खाड़ी के जरिए जो व्यापार होता था और ये सबसे बड़ा बंदरगाह था, इसीलिए फारस की मुद्रा यहाँ पे मिली हुई है और सील भी मिली हुई है। ठीक है, दो ही बंदरगाह मिले हैं, एक लोथल है, सुरकोतदा, दोनों गुजरात में है। ठीक है, यहीं से एकमात्र ऐसा स्थल है, यहां से डाकयार्ड मिला है, गोदीबाड़ा जिसको बोला जाता है। ठीक है, गोदीबाड़ा डाकयार्ड बोला जाता है, जहाजों की गोदी या सबसे बड़ा गोदीबाड़ा बोला जाता है। ठीक है, गोदीबाड़ा, यहीं से गोदीबाड़ा भी मिला है, जहाजों की गोदी जिसको बोला जाता है, डाकयार्ड। ठीक है, यानी कि तोड़ा वड़ा जाता है और कुछ निर्माण किया जाता है, जहाज को तोड़ा जाता है, तो ठीक है, तो डाकयार्ड। फिर क्या है, यहीं से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसपे चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है। ठीक है, एक ऐसी मुद्रा मिली है मुहर पे, चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है उस पे। इसको जो पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र में, जो चालाक लोमड़ी ने उससे प्रेरित बताया जाता है। अब इतिहासकारों ने इस बात को बताया है कि पंचतंत्र से प्रेरित है। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी तो विष्णु शर्मा द्वारा बाद में लिखी गई है, मिला ये बहुत पहले है। ठीक है, अब क्या है कैसे है वो एक अलग की बात है, लेकिन जो मिला है उसको बताया जा रहा है। यहीं से युगल समाधियां, युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, युगल समाधियां यानी कि दो युगल, एक साथ में दो लोगों की समाधियां मिली हैं। युगल का मतलब ही दो होता है। ठीक है, तो युगल की समाधियां मिली हैं और इस प्रकार की तीन युगल समाधियां हैं, यानी कि दो दो के तीन मिली हैं, तो युगल समाधियां मिली हैं। यहीं से अग्निवेदी के साक्ष्य मिले, अग्निवेदी मतलब जो पूजा पाठ वाला होता है उसके साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, यहीं से एक मोहर पर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल से, एस आर राव महोदय जी का कहना है कि यहां से घोड़े की अस्थियों के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, उनका ऐसा मानना है, उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की है, लेकिन यह पूर्णतः प्रमाणित नहीं हो पाया है। लेकिन ये भी है कि अवशेष में वहां से एक घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है एक मोहर पे। ठीक है, घोड़े की एक लघु मृण मूर्ति, यानी कि मुहर पे एक लोहे की वो लोहा कहने सर, घोड़ी की मुहर पे एक ऐसा अंकन मिला है, मृण मूर्ति मिली है। उसी के सहारे एस.आर. राव जी का कहना है कि नहीं, यहाँ इस स्थल से, इस पूरा स्थल से घोड़े मिल के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा राव जी का कहना है। अब ठीक है, लेकिन जो अवशेष मिला है वो मिला है। ठीक है, यहीं से धान और बाजरे का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। थोड़ा सा नीचे मिट गया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, प्राप्त तो होता है। ठीक है, यहीं से धान और बाजरे का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो लोथल है ये इस मामले में इंपॉर्टेंट है कि यहां से फारस की मुद्रा या सील भी मिली है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, यहीं से पक्के रंगों के पक्के रंग जो पात्र होते हैं जो मिले हैं मिट्टियों के मृण मूर्तियों के, पक्के रंगों के पात्र मिले हुए हैं। ठीक है, यानी कलरफुल पात्र मिले हुए हैं। ठीक है, पॉट्स मिले हुए हैं, बहुत सारे पॉट्स मिले हुए हैं कलरफुल। ठीक है, पक्के रंगों के, ये लोथल की विशेषता है, ये जल्दी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से जो है पके हुए रंगों के पात्र मिले, यानी कि ऐसे ऐसे पॉट्स मिले हुए हैं जो रंगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लोथल के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से धान और बाजरे का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और अग्निवेदी का साक्ष्य मिलता ही मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ से जो बंदरगाह मिला, बंदरगाह उपलब्ध है, यहाँ से पाषाण उपकरणों में अगर देखा जाए तो मोहरे भी मिली हैं, बाट और माप की चीजें भी मिली हैं, सब कुछ मिला हुआ है। तो इसीलिए एस.आर. राव जी इसको जो है कहते हैं कि ये लघु हड़प्पा है या लघु मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो ये चनोहदड़ो और लोथल के विषय में है। और अगर कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा आप जानते ही हैं कि उसको इस साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साथ साथ में कालीबंगा को साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले, ठीक है, राजस्थान का जो है कालीबंगा, कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काली चूड़ियों का नगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में
स्थित है। ठीक है, वर्तमान में गंगानगर जिले को क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिला कहा जाता है। ठीक है, कालीबंगा थोड़ा सा देख लेते हैं कालीबंगा के विषय में। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। खोज की थी। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी इनकी खोज की थी 1953 में। इसको भी डेट भी मैं बता दे रहा हूं, 1953 में। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद और इसको क्या कहा जाता है? यहां से प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के पहले, हड़प्पा काल की चीजें और हड़प्पा काल के बाद यानी कि तीनों समय की टाइम पीरियड की अवशेष मिलते हैं। यानी कि यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर कालीन। हड़प्पोत्तर कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद भी यहाँ पे सभ्यता चलती रही थी, टूटे फूटे रूप में अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। यहां से जैसा कि मैंने आपको बताया कि कालीबंगा में कोई जल निकासी प्रणाली अभी तक नहीं मिली हुई है विशेष रूप से, जैसा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में था। यहाँ के घर कच्ची ईंटों के बने थे। घर कच्ची ईंटों के बने हैं। कच्ची ईंटों के बने हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली नहीं है। सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली नहीं है। प्रणाली नहीं है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, फिर यहां से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज कि यहाँ से जुते हुए खेत मिले हुए हैं। जुते हुए खेत मिले हुए हैं। हल के निशान मिले हुए हैं। जो कालीबंगा का सबसे बड़ा वो कह सकते हैं कि चमत्कार है, वो यही है कि यहाँ से बेलनाकार मोहरें तो मिली ही हैं, कार मोहरें मिली हैं। ठीक है, जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुटे हुए खेत के साक्ष्य साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, शायद लकड़ी के हल रहे होंगे, क्योंकि एक बात जान लीजिए, इस पूरी सभ्यता से, ठीक है, फावड़े का या किसी ऐसे भी लोहे का औजार का कह सकते हैं प्रमाण नहीं मिला है पूरी सभ्यता से। ना फावड़े का, ना किसी अन्य चीज का मिला है कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित थे या लोहे का खोज कर चुके थे। ठीक है, तो जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, ये कहा जाता है कि वो लकड़ी का हल मिल रहा होगा। लकड़ी का हल का साक्ष्य मिला हो है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहां से जुते हुए खेत का। ठीक है, यहां से और जो है वो ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। ठीक है, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। ठीक है, एक मिनट साथी। हाँ, ठीक है, एक बात और मैं बता दूं कालीबंगा के विषय में। कालीबंगा में वैसी व्यवस्था नहीं मिलती है जैसा सभ्यता के अन्य शहरों नगरों में मिलती है। जैसे कि जो पश्चिमी एरिया और पूर्वी एरिया होता है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था कालीबंगा में देखने को नहीं मिली हुई है। कालीबंगा में एक ही जगह पे, मतलब कि जो कह सकते हैं कि वहां पे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला होता था जो है, वह यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही तरफ दो टीले पाए गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो वो एरिया 3 खंड में बटा हुआ था। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। ये जैसे मान लीजिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ये हो गया पूर्वी एरिया, ये हो गया पश्चिमी एरिया। ठीक है,
कालीबंगा के साथ में क्या है, यहीं पे एक एरिया और इसके साथ में लगा हुआ है, टीले के साथ में लगा हुआ है, बटा हुआ है। इस वजह से ये व्यवस्था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती। यहाँ की जो बस्ती मिली हुई है वो बिल्कुल से अलग मिली हुई है, उसकी जो संरचना, उसकी जो बनावट मिली हुई बिल्कुल अलग मिली हुई है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो या सभ्यता के अन्य शहरों की तरह से यहाँ बस्ती नहीं मिली हुई है, यानी कि उसके आकार और प्रकार। ठीक है। दूसरी बात, कालीबंगा में कच्ची ईंटों कच्चे घर का प्रयोग, सॉरी, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, कालीबंगा से हर घर में कुएं मिले हैं। कालीबंगा से प्रत्येक घर में कुएं मिले, ये इसकी विशेषता है, घर में कुएं मिले हैं, कुएं मिले हैं। मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से भी हर घर में कुएं मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो से अधिकांशता मिले थे, हर जगह से नहीं मिले थे। कालीबंगा में मोस्ट ऑफ से क्या मिले हुए हैं, कुएं मिले हुए हैं। ठीक है, हर घर से। घर छोटे होते थे, 3-3 4-4 कमरे के होते थे। ठीक है। कालीबंगा के इसीलिए इसको काली चूड़ियों का नगर भी बोला जाता है। ठीक है, काली चूड़ियों का शहर या काली चूड़ियों का नगर भी बोला जाता है, काली चूड़ियों का नगर भी बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है। तो कालीबंगा के विषय में ये हो गया है, और अगर और ध्यान आएगा तो अगली क्लास में लिया जाएगा, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना एग्जाम में आने लायक चीजें हैं उसको पढ़ाऊं, और उसके अलावा जो कंसेप्चुअल क्लास होगी वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझाता जाऊं, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता में ना, अभी आपका क्या क्या बचा है, अभी आपका पूरा राजनीतिक एरिया बचा हुआ है। ठीक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, व्यापारिक है, ठीक है, धार्मिक है। तो अगर इसके एरिया को बांटा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी तो हम शहरों के विषय में पढ़ा, अभी तो पूरे शहर भी नहीं हुए। ठीक है। जैसे राजनीतिक है, सामाजिक है, आप आर्थिक है, धार्मिक है, इसके बाद फिर लिपि है, सॉरी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, लिपि, व्यापार, वाणिज्य तो इसी में आ जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें पढ़नी है, और ये पूरा जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत भागने की कोशिश मत करिए। ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जो कॉन्सेप्चुअल के साथ में आप इसकी तैयारी करिए, बाकी जैसा होता है हम लोग देखते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा, यार कमेंट, जितने भी लोग देखो कम से कम कमेंट वमेंट तो कर ही दिया करो। ठीक है। बाकी ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।